दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 100 दिन आंदोलन के, शायद आजाद भारत में इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला। लेकिन इसका एक दूसरा सच भी है। कोई भी आंदोलन इस देश में जब जब परवान चढ़ा है तब तब इस देश की सियासत के भीतर कुछ सवाल उठे हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता आपके पास से जा सकती है। लेकिन 100 दिन आंदोलन चलने के बाद भी अगर सत्ता बेखबर है और सत्ता को अगर इस बात का एहसास है कि उसकी सत्ता नहीं जाएगी, तो फिर आंदोलन का मतलब क्या है? यह सवाल ना सिर्फ आंदोलन के भीतर बल्कि इस देश के भीतर भी हो सकता है कहीं ना कहीं उठ रहा हो। और राजनीतिक सत्ता की बेखबरी या फिर उसका बेखबर होना भी शायद इस बात का संदेश देता हो कि चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। लेकिन पहली बार कोई आंदोलन अगर यह कहे कि हम इस देश की संसदीय राजनीति के सबसे निचले स्तंभ यानी पंचायत को जीवित करेंगे, दूसरे स्तर पर पंचायत और जिले और गांव के स्तर पर जो सत्ता के समर्थक हैं उनसे जुड़े हुए जो भी चेहरे हैं, चाहे वो एमएलए हो या सांसद हो, उनकी घेराबंदी करेंगे और आने वाले वक्त में उनका बायकॉट दरअसल सत्ता की पहचान के साथ जोड़कर किया जाएगा। और उसके अगला कदम जब निकल कर आएगा तो चुनाव अगर हो रहे हैं तो फिर बहुत ही टैक्टिकल तरीके से भारत के चुनाव को अगर किसान अब लेने को तैयार हो चला है तो इसके मतलब क्या है? किसान आंदोलन से जुड़े नेता कहते हैं कि अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर हम इस बात का आह्वान करेंगे कि दरअसल बीजेपी को हरा दिया जाए, जिताया किसे जाए यह नहीं बतलाएंगे। इसका मतलब है यह एक टैक्टिकल प्रोसेस है भारत की राजनीति के भीतर में, जहां आंदोलन यह तय कर रहा है कि जो भी विपक्ष की राजनीति है उसे वह चूज एंड थ्रो नहीं करेगा, यानी उसको किसी भी रूप में अपने साथ जोड़ेगा नहीं। भारत की राजनीति में सत्ता वर्सेस किसान की स्थिति क्या आ सकती है? दूसरा सवाल, क्या भारत के भीतर में वाकई चुनाव अगर सत्ता जीत जाती है तो क्या किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा? क्योंकि किसानों ने तो इस बात का ऐलान कर दिया कि अब राजनीतिक सत्ता के खिलाफ वोट दे। तो क्या यह माना जाए कि जब 2 मई को चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो उसके बाद यह किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? यह सवाल भी है, क्योंकि जैसे ही आप राजनीतिक तौर पर अपने को सक्रिय करते हैं वैसे ही इस देश में संसदीय राजनीति सारे मोलभाव करने लगती है और वही तय करती है। लेकिन यहीं से कुछ सवाल नए पैदा होते हैं, क्योंकि भारत के भीतर में बीजेपी को लेकर उसका लगातार चुनाव दर चुनाव जीतने की प्रक्रिया ने 2-3 बातों को खड़ा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने का भारत में एक मैकेनिज्म होता है। क्या वो मैकेनिज्म बीजेपी के पास है? और अगर बीजेपी के पास वो मैकेनिज्म है तो इसका मतलब क्या यह भी माना जाए कि भारत के लोकतंत्र के भीतर 2 स्थिति एक साथ काम कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जहां जहां संवैधानिक स्थितियों की जरूरत होगी सरकार इस बात का जिक्र करेगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट है ना, इलेक्शन कमीशन है ना, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर है ना। लेकिन क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सरकार को लगता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए हार जाएगी तो वह वहां पर ऑथोरिटेरियन हो जाती है, यानी तानाशाह हो जाती है और उसके जरिए वह अपनी सियासत को साधती है। भारत की राजनीति में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई आंदोलन सरकार के इस क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से टकराने की प्रक्रिया में खड़ा हो जाए। याद कीजिए 1975 इमरजेंसी के दौर में, उससे ठीक पहले जेपी का आंदोलन। जेपी के आंदोलन में भी आपको इस तरीके से एक जगह जमावड़ा कतई दिखाई नहीं दिया गया होगा, चाहे वो बात गुजरात से शुरू हुई हो, चाहे वो बिहार चली गई हो, या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान से जो जेपी ने पूरे आंदोलन का आह्वान किया था और संपूर्ण क्रांति का नारा जब पटना के गांधी मैदान में दिया था तब भी इस तरीके का जमावड़ा नहीं था। और जेपी ने कभी इस बात का ऐलान नहीं किया कि इस कांग्रेसी सत्ता को आप हराइए। उन्होंने कहा था इस सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उसके बाद जो राजनीतिक सत्ता आएगी वह जनता की सत्ता होगी। तो क्या किसान आंदोलन और राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे एक ऐसे मुहाने पर जा रही है जहां पर देश के भीतर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वह खत्म हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि कुछ सवाल हर जहन में आता है, कोई भी आंदोलन 100 दिन कैसे चल सकता है?
इस दौर में तो बड़ी तादाद में लोगों के खाने पीने रहने की जरूरत होगी। आज हम यहां पर खड़े हैं तो दिल्ली का तापमान भी धीरे धीरे गर्म हो चला है। हल्की सी लू की भी खुशबू आपको अब दिखाई देगी। यहां पर गर्म हवा चलने लगी है। आने वाले वक्त में यह और तेज होगा। तो इसका मतलब है यहां पे क्या वो सारी सुविधाएं होंगी? यकीनन वो सारी सुविधाएं होंगी। असल में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको लेकर अगर भारतीय किसान के भीतर का एनालिसिस जब कीजिएगा तो एक बात बहुत साफ होगी। इन 3 जगहों के किसान इस देश के फार्मर्स यानी पीजेंट्स के बीच में कैपिटलिस्ट के तौर पर उनकी मौजूदगी बार बार होती है। यानी यहां का किसान आर्थिक तौर पर संपन्न है। जो 3 कानून आए हैं वो पहली बार इस पूंजीवादी व्यवस्था में सीधे सीधे ओरिजिनल कैपिटलिस्ट को सारे अधिकार दे देना चाहते हैं। बनिस्बत किसानों के भीतर भी जो संपन्न किसान है वह संपन्न ना रहे और उनसे एक ट्रांसफर हो जाए, या ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन सोशल एस्पेक्ट में हो जाए। और किसान अपनी लड़ाई अस्तित्व की लड़ रहा है। अगर आप सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करें तो यहां के किसानों के सामने भी अपने अस्तित्व की बात है। सवाल यह है सिर्फ 100 दिन का आंदोलन नहीं, यह आंदोलन 200 दिन भी चल सकता है, यह आंदोलन 300 दिन भी चल सकता है, क्योंकि आर्थिक तौर पर संपन्नता इस देश के इन जगहों के किसानों के साथ जुड़ी है। यह बात आंकड़ों के लिहाज से, यह बात सरकार की दृष्टि के लिहाज से बहुत साफ है। लेकिन इसके आगे का कुछ बड़ा सवाल अब 100 दिन जब आंदोलन के पूरे हो चले हैं उसके बाद से पैदा होता है। क्या वाकई इस देश के भीतर में जहां जहां सत्ता ऑथोरिटेरियन यानी तानाशाही के तौर पर उसकी मौजूदगी अगर होने लगी है तो किसान भी क्या अब टकराने के लिए वह भी कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चीजों को अपनाएगा? यहां सवाल हम यह नहीं कर रहे हैं कि यह अभी बैलेट का जिक्र है, कल बुलेट का जिक्र होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल है, आपको यहां पर भारत के उन पन्नों को आज खोलना होगा जिन पन्नों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में राष्ट्र के नाम की 3 ही पहचान थी। एक स्वदेश, दूसरा स्वधर्म और तीसरा स्वराज। इन तीनों की पहचान अलग अलग वक्त में आजादी के आंदोलन के साथ शुरू होती है। स्वराज का जिक्र सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने किया था, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया और उसके बाद महात्मा गांधी ने उसको अपना लिया। बाल गंगाधर तिलक उग्र पहचान के साथ थे। दयानंद सरस्वती के साथ आइएगा या उससे पहले जब बंग भंग आंदोलन बंगाल में चल रहा था उस प्रोसेस में जब आइएगा तो वहां पर आपको अरविंदो का जिक्र आएगा। अरविंदो स्वधर्म का जिक्र भी कर रहे थे और स्वदेश का जिक्र भी कर रहे थे। और उस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के काउंटर में खड़े होकर उसको बायकॉट का भी जिक्र था। महात्मा गांधी ने भी इसको एक स्पेस दिया था। अगर आप ध्यान दीजिए तो किसान आंदोलन के भीतर 3 विचारधाराएं नेताओं के जरिए चल रही है। एक विचारधारा बहुत साफ तौर पर जो सीधे सीधे किसानी से जुड़े हैं। दूसरी विचारधारा लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट की है, वामपंथ और अति वामपंथ की है। तीसरी विचारधारा गांधीवाद की है। अगर ये 3 विचारधाराओं का समावेश भारत के भीतर में कोई आंदोलन को ना सिर्फ चला रहा है बल्कि उसके सोशल बेस यानी उसके सामाजिक आधार को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी से जुड़े एमएलए और एमपीज अपने इलाके में ही जाते हैं तो वहां उनको बायकॉट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जो पंचायतें हो रही हैं उस पंचायतों के भीतर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और तमाम जातियों के लोगों की स्थिति भी उनके साथ जुड़ जाती है। असल सवाल यही है कि आरएसएस ने अपने तौर पर जो स्वराज का जिक्र नहीं बल्कि स्वधर्म का जिक्र करें या स्वदेश का जिक्र करें उसमें उसने एंटी मुस्लिम स्टैंड लिया था। यह उसके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का एक हिस्सा था। महात्मा गांधी का मानना था कि हमको सबको साथ लेकर चलना है क्योंकि सामने ब्रिटिश सत्ता खड़ी है। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है क्योंकि हम जब आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आजादी से पहले का जिक्र कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में हम 21वीं सदी में खड़े हैं। लेकिन जैसे यह बात का जिक्र आएगा कि अगर बीजेपी राजनीतिक सत्ता हर जगह जीतती चली जाती है और किसान हर जगह इस बात का जिक्र करते चला जाता है कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, तो फिर वोट देने या ना देने की जो पूरी थ्योरी और नारे है वो कितने दिन चलेगी और किसान के पास उसके बाद वो कौन से विकल्प बचेंगे जिसमें वो कौन